नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक बहुत ही गुड न्यूज़ आ रही है। वो न्यूज़ क्या है? एसएससी सीजीएल टायर 3 2018 का रिजल्ट आ गया है। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत वेट के बाद रिजल्ट आया। 2018 का रिजल्ट अभी आया है, 2 साल के बाद में। 2020 चल रहा है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है इस कोरोना काल में। और एसएससी की जो जो चीज़ चल रही है, पूरा इसका बैकग्राउंड चल रहा है, उसके लिहाज से देखा जाए तो 4 अक्टूबर को रिजल्ट आना था। आज ही ये रिजल्ट एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया। इसमें पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में रिजल्ट है उसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है, और जो 2019 का या 2020 का एग्जाम दे रहे हैं उनके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। पूरा आखिर तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। टायर 3 के बाद में क्या है कि अब टायर 4 होने वाला है। और टायर 4 का रिजल्ट कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कितने दिन में आता है, कब होता है एग्जाम, इस तरह की चीजें भी दिमाग में होगी। तो देखिए, टायर 4 का रिजल्ट होता है, टायर 4 होता है जो सीपीटी और डीईएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में हो जाता है। तो वो करवाते हैं रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस नहीं करवाते, रीजनल ऑफिस करवाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर रीजन की अपनी अपनी डेट होती है, और वो लगभग मुझे लगता है कि अगले 2-1 महीने में इसका जो स्किल टेस्ट है और जो डीएसटी और सीपीटी है, दोनों टेस्ट होने वाले हैं 2-1 महीने में। उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि जो डीईएसटी और सीपीटी होती है उसकी मैनुअल चेकिंग होती है। मतलब कि जैसे ये पावर पॉइंट है और एक्सेल है, इसकी चेकिंग क्या होगी कि आपकी चेकिंग को मैनुअली किया जाएगा। इसका मतलब जैसे टायर 3 की चेकिंग होती है वैसे टायर 4 की होती है। तो यहाँ पे 3-4 महीने का समय लग सकता है, ये भी आपको देखने वाली बात होगी। तो हम बोल सकते हैं कि अभी भी काफी दूर है ज्वाइनिंग, लगभग 1 साल के आसपास। पहले रिजल्ट आएगा टायर 4 का, पहले टायर 4 होगा, उसके बाद टायर 4 का पेपर चेक होंगे, उसके बाद में टायर 4 का रिजल्ट आएगा। उसके बाद में क्या होने वाला है, फिर उसकी ज्वाइनिंग होती है। तो जैसे रिजल्ट आता है उसके कईयों की 1-2 महीने में ज्वाइनिंग हो जाती है, कुछ 6-7 महीने, कुछ 8-9 महीने, इस तरह से ज्वाइनिंग में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर अभी बोल सकते हैं कि अभी 1 साल का समय और लगना है। तो देख लेते हैं पहले ये क्या है, कितने बच्चे आमतौर पे टायर 3 में अपीयर होते हैं। पहले ये तो यहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा, जिससे कि 2019 में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 2020 में जो अपीयर होंगे, उनको एक आइडिया चल जाएगा कि वो उनको किस रैंक में एक्चुअल में आना है। तो जो टायर 3 है वो कब हुआ था? टायर 3 हुआ था ये एग्जाम पिछले साल 29/12/2019 को, और अब चल रहा है सितंबर। तो आप देख लीजिए, अगस्त सितंबर 9वां महीना चल रहा है, 10वां अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 महीने के आसपास ये रिजल्ट आया। टोटल ऑफ 50,293 कैंडिडेट वर डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग इन टायर 3। टायर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, 100 मार्क्स का होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। उसमें 50,000 कैंडिडेट को बैठना था, लेकिन 9,000 कैंडिडेट, क्योंकि हो सकता है कहीं ज्वाइनिंग आ गई हो इस दौरान, जो 2017 वाले थे उनकी, और हो सकता है कईयों की जो बहुत कम परफॉर्मेंस हो रही होगी, उन्होंने सोचा कि हमें इस साल एग्जाम नहीं देना है। तो लगभग 9,000 कैंडिडेट है वो इस एग्जाम में बैठे नहीं। तो अच्छी बात है, जिससे कि दूसरों की सीट वगैरह खराब ना हो। और उम्मीद करते हैं जो क्वालिफाई हो गए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है 2017 में, वो कम से कम टायर 4 में न बैठे, जिससे कि और सीट खराब न हो। ठीक है, ये खैर उनको अपना इंडिविजुअल कोल है, बहुत सारे रीजन होते हैं अपीयर होने के। एज पर द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स हु स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज फिक्स्ड बाय द एग्जामिनेशन। कईयों के दिमाग में ये होता है कि सारे के सारे कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हो जाते हैं टायर 3 में। ऐसा नहीं है। टायर 3 में 2 सिचुएशन होती है। एक तो क्या होता है, आपको मेरिट में आना होता है, और दूसरा क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग तो होना ही चाहिए। अगर वो मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं होता है तो क्या होता है, तो आपका टायर 1 में कितनी परफॉर्मेंस हो, टायर 2 में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो, आप बाहर हो जाएंगे। अगर आपने 33%, हर साल अलग अलग कट हो सकती है, और वो कैटेगरी सभी की एक ही होती है। अगर एससी, जनरल, ओबीसी जितनी है, 33% नंबर लेने, जैसे इसमें दिया हुआ है कि आपको 33 नंबर लेने थे, और उस 33 नंबर में जो बच्चा स्कोर नहीं कर पाया, काफी बच्चे होते हैं, 1000-2000 के आसपास ऐसे हो जाते हैं जिनका कि 33 नंबर भी नहीं आ पाता है। ठीक है, लेकिन टायर 1 टायर 2 में बहुत अच्छा स्कोर है। कई बार राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो देखिए कि अब कुल मिलाकर अगर इसको देखें तो नंबर कैसे काउंट होते हैं, टायर 1 में कितना स्कोर कर लिया आपने, और टायर 2 में कितना कर लिया, और टायर 3 में कितना कर लिया, इन सभी को मिलाकर पूरा नंबर सभी के जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन अगर टायर 3 में अगर आप क्वालिफाई नहीं करें तो फिर ये पूरी रामकहानी जीरो हो जाएगी, और आपको नए सिरे से देना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी या दूसरे एग्जाम में होता है, वैसे इसमें बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ टायर 1, टायर 2, टायर 3 कैंडिडेट को अगले स्टेज के लिए, अगली स्टेज कौन सी होती है, अगली स्टेज होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और साथ में क्या होता है, डीईएसटी और सीपीटी की स्टेज होती है। हर पोस्ट के लिए नहीं होता सीपीटी और डीईएसटी, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
ठीक है। तो अब फिर उसके बाद क्या है, मेरिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, मेरिट में होता है। तो मतलब कि टायर 3 इसका क्वालिफाई हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जॉब लग गई, अभी काफी सिचुएशन बाकी है। कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टायर 3 फॉर अपीयरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। देखिए, अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस दूंगा कि जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर या सीएसओ, इस जॉब में बच्चे ज्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन इस दौरान क्या है, सबसे आसान जॉब लेना होता है जेएसओ। वहां भी इतनी कट ऑफ या कॉम्पिटिशन नहीं है। उसके बाद एओ की पोजीशन आती है। ये जो बाकी जो लिस्ट होती है ना, वो थोड़ी सी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो सीपीटी भी वहां पे घुस जाता है, डीएसटी भी घुस जाता है, ज्यादा लोग उसके अंदर अप्लाई करते हैं, जो ज्यादातर लोग तैयारी भी उसी चीज की करते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए जो बच्चे अभी जो एग्जाम देंगे 2019 का, वो ध्यान रखें कि एओ में अगर पुश कर पाए थोड़ा बहुत, वो जेएसओ में पुश कर पाए, तो उनकी नौकरी लगने की ओवरऑल संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें कितनी कट ऑफ गई है। देखो, यहाँ पे जो 200 नंबर टायर 1 का था, फिर उसके बाद क्या आता है 400 नंबर टायर 2 का। टायर 2 कौन सा वाला, ये जो कंपलसरी है, मैथ और इंग्लिश वाला। उसके बाद 200 नंबर एओ का जो अलग से पेपर होता है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का, वो वाला पेपर। और 100 नंबर क्या है, टायर 3 की। टायर 3 सभी को देना होता है, टायर 4 सभी को देना नहीं होता, टायर 3 देना होता है। तो 400 और 200, 600 और 200, 800 और 1, 900। 900 नंबर में से आपका स्कोर ये वाला आया है, तो इसका मतलब देखिए आसान सिलेक्शन है यहाँ पे कंपेरेटिवली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत नजदीक हैं जॉब के। 1408 कैंडिडेट है वो अवेलेबल हैं, मतलब कि बहुत सारी संभावना है कि लगभग जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें से वो होंगे जो हो सकता है एओ नहीं पसंद करें ज्वाइन करना, हो सकता है सीएसओ पसंद करे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स, लेकिन इसमें भी उनका नाम आ गया है। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ है वो इस रूप में जा रही है। 900 में इतना ज्यादा स्कोर हो रहा है, इतना स्कोर हो रहा है। बाकियों का कितना होता है, 700 में स्कोर हो रहा है। 400 और 200, 600 और 1, 700। लेकिन जेएसओ और इनका जो होता है एओ का, वो स्कोर इस रेंज में। अगली स्टेप देख लेते हैं, ये दूसरी जो लिस्ट होती है, दूसरी लिस्ट वो किसकी है, दूसरी लिस्ट टायर 3 जो क्वालिफाइंग हुए किसके लिए, जेएसओ के लिए। टायर 3 इन्होंने दिया, और साथ में कौन कौन से पेपर दिए थे उन्होंने, टायर 1 तो सभी को देना ही होता है, और टायर 2 की जो कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश वो सभी को देना होता है। फिर टायर 2 में क्या होता है, इनको अकाउंट, ये जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है वो देना होता है, जो कि 200 नंबर का होता है। तो वो वाला पेपर देने के बाद में टायर 2 का स्टैटिस्टिक्स का, उसके बाद में 200 नंबर ये, 400 नंबर ये और 200 नंबर ये, ठीक है। और टायर 3 का कितना है, टायर 3 का 100 नंबर। इसके बाद मतलब कि 400, 200, 600 और 200, 800 एक 900, 900 में से जिसने ये वाला स्कोर कर लिया, ठीक है, जैसे ये वाला स्कोर, इसका मतलब आप देखिए कहाँ पे कम मेरिट गई है। 200 नंबर ऐड भी होने के बावजूद भी लगभग इतनी ज्यादा स्कोप नहीं गए। तो कुछ बच्चे ध्यान दें, जेएसओ और एओ है वो ज्यादा आपको संभावना दिलाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। टायर 1 में कई बार इनका स्कोर ज्यादा आ जाता है, लेकिन टायर 2, टायर 3 और जब ये पूरा कैलकुलेशन किया जाता है तो आप ज्यादा एज रख लेते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपने अप्लाई किया है तो इसको फोकस कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कितने कैंडिडेट, 2546 है कैंडिडेट को आगे फाइनल मेरिट के लिए रखा गया है। मतलब 2546 में से अब नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी अल्टीमेटली बनती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में एग्जैक्टली पता चल पाएगा, ठीक है। उस दौरान मान लो वैकेंसी हो जाती है 1000, तो 1000 जो बच्चे होंगे इसमें से कुछ बच्चे हो सकते हैं, हालांकि इसका क्योंकि कट ऑफ कम है तो हो सकती, इस बात की संभावना कमी है कि जो जेएसओ में वाला कैंडिडेट है, ये वाले कैंडिडेट है वो जेएसओ में आ गए होंगे, ये वाले कैंडिडेट है वो जेएसओ में आ गए होंगे। ऊपर वाला कैंडिडेट भी जेएसओ में हो सकता है आ गया हो, नहीं ऊपर वाला तो शायद नहीं आया होगा, अलग एग्जाम था वो भी हो सकता है उसने दिया हो। तो अगला देख लेते हैं लिस्ट। तो इसमें से कुछ होंगे, संभावना काफी ज्यादा इन कैंडिडेट की आगे फाइनल सिलेक्शन में। इन एडिशन टू ये सॉरी लिस्ट 3 कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टायर 3 फॉर अपीयरिंग इन सीपीटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो लिस्ट 3 होती है वो सबसे ज्यादा भयानक बोल सकता हूं मैं, मतलब कि जिनको एग्जामिनर चाहिए, जिनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए, सीएसओ चाहिए, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री चाहिए, रेलवे चाहिए, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सीबीआई चाहिए, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो वाली ये है, जहां पे कि सीपीटी, ज्यादातर में सीपीटी की जरूरत होती है।
अगर मान लो जो 40 टू 45 40 टू 50% वैकेंसी होती है जहाँ सीपीटी या फिर डीएसटी जरूर चाहिए होता है, दो बातें हैं। आप इस पे जाकर भी देख लेना किस पोस्ट के लिए, वरना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा किसके लिए सीपीटी चाहिए, किसके लिए डीएसटी चाहिए। आपको ये बात कहाँ पे मिलेगी? ये बात आपको जो एसएससी की वेबसाइट है वहां पे जाकर आपको मिल जाएगी किस किस को क्या चाहिए। ठीक है, और ये चेंज होता रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखने कि ऐसा ना हो कि आपका भी एग्जाम और आपने टाइपिंग की तैयारी नहीं की और पावर पॉइंट की तैयारी नहीं की और एक्सेल की तैयारी नहीं की और आप बाहर हो गए उस मनपसंद जॉब से। तो ये जरूर ध्यान में रख लेना, आखिरी स्टेज है, इसका गंभीरता से लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में कट ऑफ बच्चे जिसकी बात करेंगे वो क्या है, ये वाली है 539 गई है। किसमें, कितने में से गई है ये गई है 700 में से। टायर 1 का कितना स्कोर? टायर 1 का स्कोर है 200 में से। फिर टायर 2 का कितना? टायर 2 का है 400 नंबर, मैथ और इंग्लिश को मिलाकर, और फिर इसके टायर 3 स्टार्ट हो जाता है, इसका कितना 100 नंबर। तो 700 में से यहाँ पे जिनका 539, ये क्या है 539? इंक्लूडिंग नॉर्मलाइजेशन भी इंक्लूड कर लिया, टायर 1 भी इंक्लूड कर लिया, टायर 2 भी इंक्लूड कर लिया, टायर 3 भी इंक्लूड कर लिया। टायर 3 में जो बाहर हो गए उनको बाहर कर दिया, जिनका क्वालिफाइंग नहीं हुआ 33 नंबर में आए। इन सबको मिलाकर यहाँ पे 15,000 कैंडिडेट है वो इसके लिए आ गए, 15,000 कैंडिडेट इसमें आ गए। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और ये है लिस्ट 4 डीएसटी, जिसमें चाहिए क्या चाहिए? डीईएसटी, जैसे टैक्स असिस्टेंट है, इनकम टैक्स वाले भी और एक्साइज वाले भी। तो यहाँ पे वो हम ये बोलेंगे कि 512 है वो मिनिमम स्कोर गए अगर जनरल कैटेगरी बात करें। एससी की 431, 700 में से ये 700 वाला स्कोर है। टायर ये लिस्ट 3 और लिस्ट 4, लिस्ट 3 और लिस्ट 4, तो ये किस बात का इंडिकेट कर रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट इन्हीं में अपीयर होते हैं। सबसे ज्यादा कैंडिडेट 31,000 कैंडिडेट है इसमें, इसका मतलब सारे लोग इसमें जरूर आ गए हैं। ठीक है, आप में से जो बच्चा जिसने कि उस टाइम में भरा भी होगा, उस टाइम में भरवाया जाता है, अभी भी आपसे पूछा जाएगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको फाइनल अपनी प्रेफरेंस देनी है। और एसएससी आगे देखते हैं नोटिफिकेशन, उसमें यह भी लिखा है कि आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, तो देखते हैं उसका मतलब क्या है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि आखिर में आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या पोस्ट है और कहाँ पे के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये बातें जरूर आपको पता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ईएसएम के लिए 288 गया है, ओएच के लिए 374 गया है, और बाकी इस तरह से आपका ये स्कोर गया है। नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये फाइनल बन रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट है कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। रीजनेबल कट ऑफ है अगर सारी फैक्टर को कंसिडर किया जाए। नॉर्मलाइजेशन की वजह से 30-40 नंबर का डिफरेंस आ रहा था, तो उसकी वजह से भी कहीं कहीं 512 फाइनल दिखा रहा है यहाँ पे। आप बोलेंगे इसमें कि क्या नौकरी लग गई, क्या नौकरी लग गई इनकी? नहीं, नौकरी नहीं लगी है अभी। फाइनल एक्चुअल में जो नौकरी लगेगी वो वाली लिस्ट आनी है, वो वाली लिस्ट आनी है। तो हम बोल सकते हैं हो सकता है वो 20-25 नंबर इससे ज़्यादा जाए, मतलब कि 530 ये आसपास जिसका स्कोर है उसका फाइनल सिलेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है, मिनिमम नीचे गई हो। और वो किस में जाएगी? 700 में से। ये क्या है? ये है टोटल कैंडिडेट वो जो कि अगले राउंड में गए हैं। ये सिलेक्शन वाले कैंडिडेट नहीं, इनका जॉब मिली है, जॉब अभी लगनी है। और जॉब किस आधार पे? मान लो 9,000 वैकेंसी है, 10,000 वैकेंसी है, फाइनल जब वैकेंसी का पता चलेगा उसमें से कुछ वैकेंसी होगी ए होगी, कुछ वैकेंसी जेएस होगी, बाकी जो वैकेंसी बचेगी। और फिर इनको 31,000 कैंडिडेट में जो टॉपर होंगे, ऊपर वाले होंगे, और जिनका टायर फॉर ये डीईएसटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हर हालत में बच्चे को डीईएसटी है, टाइपिंग और सीपीटी और पावर पॉइंट उसके ऊपर जान लगा देनी चाहिए, वरना दिक्कत आ सकती है। नौकरी के लगने के नजदीक पहुंचने के बावजूद, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा है, नजदीक पहुंचने के बावजूद वो हट जाते हैं किसी कारण से, क्योंकि वो टाइपिंग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और टाइपिंग परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से स्पेशली मैंने ये देखा है कि आखिरी पैराग्राफ है, आपने पूरी मेहनत की 2-3 साल, आखिरी पैराग्राफ टाइपिंग का वो आपको ले डूबा, क्योंकि तब तक आप काफ़ी गलतियां कर चुके थे, आप फंबल कर रहे थे, आप घबरा गए थे। इस बात का जरूर ध्यान की गंभीरता के साथ में इसको टाइपिंग सीख लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये था कि टाइप 4 की लिस्ट 4 जो डीएसटी वालों की थी। आफ्टर एक्सक्लूडिंग कॉमन कैंडिडेट 32,000 कैंडिडेट आर क्वालिफाइंग इन टायर 3। तो कुल मिलाकर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो टायर 3 में भी नाम है, ये लिस्ट 3 में नाम है, किसी का लिस्ट 4 में भी है, जेएसओ वाले भी हैं, तो कई कॉमन आ गए।
अब उन सबको अगर मिला दिया जाए तो 32,000, मतलब 32,000 कैंडिडेट है अब अगले राउंड में पहुंचे। 32,000 में से 10,000 को अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं इतनी वैकेंसी होती है, 9, 10, 11,000 लगा लो, ज्यादा ज्यादा 11, 12, आप इस रेंज में जाइए, उनको नौकरी मिलने वाली है। हम ये बोलेंगे कि अब 3 में से 1 को मिलेगी, 2 बंदे तो अब भी बाहर होंगे, 3 में से 2 बंदे बाहर हो जाएंगे, 1 को नौकरी मिलेगी। मतलब कंपटीशन अब भी इतना कम नहीं है, अब भी पूरा घमासान है इसमें, अभी भी पिक्चर बहुत बाकी है। Category having nil reported vacancy have not been shown in the above tables. Candidates are informed that all the candidates declared qualified in Tier 3 will be called for document verification. अब Tier 3 तो क्वालिफाई हो गया, सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगी। उसमें से एओ कैंडिडेट और जेएसओ की कोई टाइपिंग या डीएसटी नहीं होने वाली है, सीपीटी नहीं होने वाली है, उनकी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो लिस्ट 1, 3 है उनकी सीपीटी होगी। जिनका सीपीटी होता है वो उसमें तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। क्या सीपीटी का मतलब होता है? आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपको पावर पॉइंट आनी चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। और जो डीएसटी उनको मतलब उनको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइड इन मोर देन 1 लिस्ट नीड टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट डीएसटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एओ वाला है और उसका लिस्ट 3 भी क्वालिफाई हुआ, तो इसका मतलब उसको डीएसटी या सीपीटी में तो अपीयर होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाकी जो 2 लिस्ट है उनके लिए सीपीटी और डीएसटी, और जो लिस्ट 4 है उसको डीएसटी देना है। कैंडिडेट डिक्लेयर लिस्ट 4 में कौन होगा? जिसका थोड़ा कम स्कोर हुआ होगा। और लिस्ट 3 क्या है? कि जो हाईएस्ट परफॉर्मर है, ब्रिलियंट रैंक लेने वाले कैंडिडेट है, वो लिस्ट 3 में। लिस्ट 1 में कौन है? वो ए वाले, भले ही वो टॉपर ना हो लेकिन जॉब लग जाएगी, लग नहीं संभावना ज्यादा है। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो सकता है उन्होंने नहीं दी हो सभी में, लेकिन टायर 3 से की तुलना में उनकी भी काफी ज्यादा संभावना है, क्योंकि वो ए वाली रैंक है। कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाइड इन लिस्ट 3 विल बी कॉल्ड फॉर सीपीटी। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर सीपीटी विल नॉट बी कॉल्ड डीएसटी। क्यों नहीं चाहिए? डीएसटी को अलग से क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसका सीपीटी हो जाएगा तो सीपीटी में तो तीनों चीजें आ जाती है, तो इसलिए अलग से उनको नहीं बुलाया जाएगा डीएसटी के लिए। मतलब कि डीएसटी तो एक बार ले लिया तो डीएसटी बार बार नहीं होगा। डीएसटी का मतलब यहाँ पे है जो टाइपिंग वाली है ना, वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। डिटेल ऑप्शन ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पोस्ट कौन कौन सी और डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, ये आपको सबमिट करना है। या तो ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन आपको ऑप्शन दे, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको, और वही फाइनल होगा। तो मतलब अब बता दो कौन सी नौकरी चाहिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, एग्जामिनर चाहिए, वो अपनी भर देनी है। जो प्रेफरेंस में आपका नंबर पड़ जाएगा वो मिल जाएगी। तो इस और कौन सी डिपार्टमेंट चाहिए ये सारी जानकारी आपसे पूछ लेंगे। सीबीआई वाला चाहिए या फिर आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री चाहिए, क्या चाहिए। Therefore, shortlisted candidate qualified in Tier 1, Tier 2 and Tier 3 combinedly will appear for skill test and document verification as per the following. Document verification होगा लिस्ट 1 और 2। यहाँ पे आपको समराइज कर रहा है, खुद ही समराइज कर रहा है कि लिस्ट 1, 2 वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, लिस्ट 3 वाला सीपीटी के लिए जाएं, और लिस्ट 4 वाला डीएसटी के लिए जाएं। ये वाले जो कैंडिडेट है वो काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन के लिए जा रहे हैं। ये वाले कैंडिडेट है उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डीएसटी कई बार संभावना काफी बढ़ जाती है। अगर आप डीएसटी से बाहर हो गए, टाइपिंग नहीं हो पाई, तो फिर जॉब मिलने की संभावना नहीं होगी। रिजल्ट इन रेस्पेक्ट टू 1-2 रोल नंबर जिनका कि रिजल्ट कोर्ट केस की वजह से रोक दिया गया है। शेड्यूल फॉर सीपीटी डीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट। अब ये कब होगा टेस्ट? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रीजनल ऑफिस है वो बताएंगे आपको आने वाले समय में, 1 महीने में, 2 महीने, क्योंकि अलग अलग गैप होता है इनका। वो कलकत्ता रीजन कभी कर रहा है अपने अनुसार, कहाँ मान लो किसी में इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ गई, तो अपने अपने हिसाब से वो रीजन करते हैं। तो आने वाले 2-1 महीने में मुझे लगता है कि वो स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद में 3-4 महीने लग जाते हैं, पेपर चेक करने होते हैं, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस चला जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखा? क्वालिफाइड और एलिजिबल कैंडिडेट हु डू नॉट रिसीव कॉल लेटर शुड कॉन्टेक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिसेज ऑफ द कमीशन इमीडिएटली। अगर किसी को कॉल लेटर न मिले तो वो फिर इन ऑफिसेज को कॉन्टेक्ट करे। मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड इन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ड्यू कोर्स। अभी तो नाम आया है कि किसमें किसका नाम है। आप कहाँ पे जाएंगे? एसएससी की वेबसाइट पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं मैं लिंक, वहां पे अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम कौन सी लिस्ट में है। लेकिन नंबर अगर आपको चाहिए कि आपके एक्चुअल में कितने नंबर बन रहे हैं, टायर 3 में कितने बन रहे हैं, टोटल कितने बन रहे हैं, तो आपको कहाँ पता चलेगा? वो आपके अपलोड होंगे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये जानकारी थी
ये जानकारी थी जो कि अभी आई है रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपका ये नौकरी है वो पक्की हो, और इससे क्या होगा कि जो अगली स्टेजेज है 2019 वाले हैं, 2020 वाले हैं, उनका भी प्रोसेस फास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है और वो कैंडिडेट है जिनको कि श्योर है उनका टाइपिंग भी हो जाएगा, तो चाहें तो वो, मुझे लगता है कि उनको अपीयर होने की जरूरत नहीं है फिर 2019 में। लेकिन सावधान होकर, ये डिसीजन आपका खुद का होगा, कहीं ऐसा ना हो फॉर्म में अटक जाए और परमानेंटली फिर बाहर हो जाए इस चक्कर में कि मेरी तो नौकरी परमानेंट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आप स्टेप लें, कब, जब आप श्योर हो जाएं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, तब जाकर आपको इंश्योर करना चाहिए अपने आप को कि हाँ अब मेरी नौकरी हो गई है, वरना भरोसा नहीं है कि किस स्टेज में कब बाहर हो जाए। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस, ऑल द बेस्ट। नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिए कि आपका कौन सी लिस्ट में नाम आया है, और आप अभी क्या आप 2019 का भी दे रहे हैं, तो कुछ एक जानकारी आप देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।